नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पेशल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट सेकंड देख रहे हैं, जिसमें कि हम सर्वनाम को समझेंगे। सर्वनाम सर्वनाम उस स्वीकार्य शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। मतलब किसी भी संज्ञा के जो संबंध बता रहे हैं, उसके संबंध बताने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कह सकते हैं। अब इसका किसी भी भाषा में सर्वनाम का महत्व, तो भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और सरलता लाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद इस प्रकार है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम आदि। अर्थात इसमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं को दर्शाने के लिए अपन जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम। बोलने वाला, लिखने वाला, वक्ता या लेखक अपने से जुड़े संबंध रखने वाले जिन शब्दों का उल्लेख करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, मुझको, मैंने, मुझे, हमें आदि। मतलब इसमें हम यह समझ सकते हैं कि किसी भी वक्ता या लेखक जो बोलते समय या हम लिखते समय जो भी किसी शब्द जैसे मैं, मेरा आदि का प्रयोग करते हैं, उसमें उसे ही हम उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम: वक्ता या लेखक अपनी बात के सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझको, तुझे, आपको, आपने आदि। तो दोस्तों, आपने जाना कि जैसे कि 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, उस पे हम सामने वाले के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। मतलब जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो वो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे वह, वे, वह क्या कर रहे थे, वे क्या खा रहे थे। इस प्रकार से जितने भी तीसरे व्यक्ति के लिए बात होती है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो आप इस प्रकार से इन तीनों को याद कर सकते हैं। जब मैं स्वयं अपनी बात करता हूँ, तब उसमें प्रथम पुरुषवाचक। जब सामने वाले को मैं बात कहता हूँ, तो उसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब मैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का द्वितीय भेद आता है, जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसे हम समझते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम
निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे, उन्हें, इन्हें आदि। यह, ये, इन्हें समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वह, वे, उन्हें दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। जैसे इसमें निश्चय ही प्रतीत हो रहा है कि यह मकान मेरा है, यह निश्चित है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है। वे इधर ही आ रहे हैं, मतलब इसमें कंफर्म है कि वे इधर ही आएंगे, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है। यह मेरी कार है, वह एक घोड़ा है। मतलब किसी भी जब कोई वस्तु निश्चित वस्तु या कोई घटना निश्चित होती है उसकी आवृत्ति, तभी उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। प्राणियों के लिए कोई, किसी शब्द लगते हैं और पदार्थों के लिए कुछ। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। शायद दरवाजे पर कोई है। इसमें यह निश्चित नहीं है कि कोई भी हो सकता है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ खा लेना मतलब कुछ है, मतलब इसमें कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। मेरे घर से कुछ ले गया। अब हम अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, किसे, कब आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए, पुस्तक किससे मंगाऊं, राम दिल्ली से कब आएगा। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जैसे किन किन का नाम सूची में है, मतलब एक तरह से यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, वह जो, जिसे वही, जैसी तैसी, जिसने उसने आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। इनका प्रयोग युग्म में होता है। उदाहरण के लिए, जो करेगा सो भरेगा। इसमें हम समझ सकते हैं कि किसी भी दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, मतलब इसको जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तब वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मेरा भाई जो तुम्हें मिला वह सामने खड़ा है। जिसे कुछ प्राप्त हुआ उसे मिलो। इसमें संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम यह पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है, परंतु कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं। वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, स्वतः, खुद, निज आदि। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं इस सर्वनाम को। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। हम खुद सभा में गए थे। सब काम अपने आप होते जा रहे थे। अब उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि इसमें व्यक्ति विशेष अपने स्वयं की बात कर रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम होगा। जब व्यक्ति अपने स्वयं की बात करता है तब वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम सर्वनामों की उपयोगिता देखते हैं। हिंदी में सर्वनामों की महत्वपूर्ण उपयोगिता है, जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। संज्ञाओं के स्थान पर आकर संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होने से रोकते हैं, जिससे वाक्य का सौंदर्य बना रहता है। ये किसी भी संज्ञा के शब्द के आगे आकर के वाक्य का सौंदर्य बढ़ाने में वृद्धि करते हैं। वाक्य के लंबे होने से भी बचा जा सकता है।
उदाहरण के लिए राजेश दिल्ली गया, राजेश ने पुस्तक पढ़ी, राजेश ने फिल्म देखी। यह वाक्य भद्दा लग रहा है अब सर्वनाम के प्रयोग करने पर। राजेश दिल्ली गया, इन्होंने वहां पुस्तक पढ़ी और फिल्म देखी। भाषा के बोझ को कम करके सुविधाजनक बनाते हैं। मतलब किसी भी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वह पुनरावृत्ति की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके हम भाषा के सौंदर्य में वृद्धि कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।